हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव लेकर के आए हैं जिसमें हम सी सैट के पास्ट ईयर्स पेपर्स यानी प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करा रहे हैं। सी सैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे यूपीएससी का जीएस पेपर सेकंड कहा जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स का। तो हम इसके जो है पास्ट ईयर्स पेपर्स में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को कवर करा रहे हैं, जिसके लिए हमने अभी तक टारगेट जो है 2014 से लेकर के 2023 तक का किया हुआ है। और इस कड़ी में अभी तक 2014, 2015, 2016, 17 और ये जो फ़िलहाल चल रहा है 2018 का क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें 2 पार्ट आ चुके हैं और ये है फाइनल पार्ट। ओके, तो हम कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि सी सैट कितना ज़्यादा ट्रिकी हो चुका है। लास्ट ईयर कितना लेंदी पेपर था, जिसकी वजह से लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। तो हम इसमें कुछ ट्रिक्स और कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि हम कौन कौन से इसमें कीवर्ड्स को पकड़ सकते हैं, जिससे हम आसानी से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, और आपको पता ही है कि सी सैट जो है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, जिसमें सिर्फ 33% मार्क्स लाना होता है, जो इक्वल होता है 66 मार्क्स के। यानी कि आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन के जो है क्वेश्चंस कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि आप पूरी तरीके से ना ही रिलाई कर सकते हो मैथ्स पे और ना ही रीजनिंग पे, क्योंकि उसका भी लेवल काफ़ी अच्छा है। और जो क्वेश्चन ऑफ नंबर्स है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन में ये इसके 30 मैक्सिमम क्वेश्चन तक आ रखे हैं। ठीक है, जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2012 से लेकर के 22 तक का यहाँ पे डाटा है। ठीक है, जहाँ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो बाइलैंग्वेज है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि एवरेज जो क्वेश्चन है वो 27 से 28 जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन तो अब वो 2014 में आंदोलन वगैरह हुआ सी सैट को लेकर के, तो उसके बाद से ये अलग से आना बंद ही हो गए हैं। ठीक, और आप मैथ्स को भी लेकर के चलोगे, सिर्फ देखो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 22-23 आ रहे हैं। ठीक है, आपको रीजनिंग का भी 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, डाटा इंटरप्रिटेशन के तो इतने क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन एवरेज आप 4-5 लेके चल सकते हैं। डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन 2014 से पहले आते थे, पर अब नहीं आ रहे हैं काफ़ी सालों से, लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछने चाहिए। खैर, तो आप एवरेज देख रहे हो कि 27-28 जो क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन से पूछे गए हैं। तो आपको इसको अच्छे से कवर करके ही जाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए PYQ से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप प्लीज़ इसको कवर करके जाएं। 2014 से लेकर 18 तक के जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर के कवर कराए गए हैं, इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक पूरी प्लेलिस्ट है PYQ के नाम से। और आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 33 नंबर तक क्वेश्चन कर रखे हैं कॉम्प्रिहेंशन के, और अब फाइंड करते हैं कि नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन कहाँ है। तो ये है हमारा पैसेज 1, और इसमें 8 पैसेजेस दिए गए हैं। और पैसेज को पढ़ने का जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपके जो दिए गए क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप उनको पहले पढ़ेंगे पैसेज से पहले। क्यों? ताकि उनके अंदर जो दिए गए कीवर्ड्स हैं, आप जब पैसेज को पढ़ें तो वो कीवर्ड्स आपके दिमाग में घूमने चाहिए, जिसको फाइंड आउट करने के लिए पर्पस से आप पैसेज पढ़ पाओ। ठीक है, तो आपका दिमाग एक वे में काम करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है तो मुझे इस तरीके से पैसेज पढ़ना है। ठीक, तो ये एक फ़ायदा होता है। दूसरा है कि आपको कीवर्ड्स इसमें जो जो लिखे गए हैं
इसको तो मैंने पहले के वीडियोस, जो स्टार्टिंग के वीडियोस है, मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से इन सारे कीवर्ड्स का मीनिंग और इसको कैसे टैकल करना है वो कॉम्प्रिहेंसिवली बताया है। तो आप अगर स्टार्टिंग से वीडियोस देखोगे तो आपको वहाँ ये सारी चीज़ें देखने को, सीखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ है कि आपको जो प्रश्न के उत्तर देने हैं, ठीक है, वो पैसेज के आधार पे देने हैं, ठीक है। तो पैसेज के आधार पे ही देने हैं। और तीसरा, बहुत सारे ट्रिक्स भी इसमें काम करेंगे, जो एक्सट्रीम वर्ड्स वगैरह होंगे, और पैसेज के अंदर कैसे आपको फाइंड करना है, कीवर्ड्स को कैसे पहचानना है कि क्या कहना चाह रहा है, ताकि आप इसको सॉल्व कर सको, क्योंकि सारे क्वेश्चन के ऑप्शन जो है वो सिमिलर ही लगते हैं। और पॉइंट ये है कि जलवायु परिवर्तन, स्पेशली जलवायु इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी नाम से इन्वायरमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे आप अपना दिमाग भिड़ा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे अपना दिमाग आप लगा सकते हो, आप कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इसमें नहीं, बाकी एकदम बिल्कुल पैसेज के हिसाब से चलोगे आप। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा का क्या मतलब है? कल्पना कीजिए, ठीक है, अज्यूम करना है। जो पैसेज दिया गया उस पर आपको अज्यूम करना है, कल्पना करना है कि, और इसमें कीवर्ड्स थोड़े फ्यूचरिस्टिक टाइप के होंगे कि होंगे, हो सकता है, इस तरीके की बातें इसमें चलेंगी। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन का निवारण करने की सभी कार्यवाहियों में अंतः लागत अंतर्निहित होता है, ठीक है। तो लागत अंतर्निहित होता है सभी कार्रवाइयों में। भारत जैसे देशों के लिए अनुकूलन तथा प्रशमन योजनाओं और परियोजनाओं को अभिकल्पित एवं कार्यान्वित करने के लिए वित्त पोषण उचित रूप से बहुत अहम है। तो यानी कि पैसे जो हम लोग जैसे भारत देश जैसे जो जहाँ पे विकासशील देश है, उनके लिए वित्त पोषण जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत अहम है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जो कि जलवायु परिवर्तन की सर्वाधिक मार झेलने वालों में से एक होगा, ठीक है, होगा, वित्त विकास की इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए यह समस्या और भी गंभीर है, ठीक है। अधिकतर देश निश्चित ही, अधिकतर देश लिखा है, ये अधिकतर केवल कुछ, सभी इन सब वर्ड्स पे ना आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर खेल इन्हीं पे हो जाता है। तो अधिकतर देश निश्चित ही जलवायु परिवर्तन को वास्तविक खतरे के रूप में देखते हैं, ठीक, और अपने पास एक सीमित संसाधनों को अधिक व्यापक और एकीकृत तरीके से प्रयोग करके निवारण का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जो भी जो विकासशील देश हैं, ठीक है, उनके पास एक सीमित संसाधन है, उन्हीं का वो बहुत ज़्यादा और व्यापक और मिला करके एक बेहतरीन उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो इनसे छुटकारा पा सके, जलवायु परिवर्तन के मार को झेल सके, उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब ऑप्शन क्या कहते हैं। और हाँ, अभी के जैसे पैटर्न्स आ रहे हैं उसमें इस तरीके के ऑप्शन आना अपने आप में एक वरदान है। तो आप इनको बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है कि जलवायु परिवर्तन विकसित देशों के लिए चुनौती नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जलवायु परिवर्तन है और वो सबके लिए चुनौतीपूर्ण है, ठीक है। विकासशील देशों के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उनको जो है वित्तीय पोषण जो है उस चीज़ की कमी है, वित्त की कमी है, सीमित संसाधन है, ठीक है। वरना दोनों के लिए ही जलवायु परिवर्तन हार्मफुल है, चुनौतीपूर्ण है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो इस हिसाब से हमारा ए और डी ये ऑप्शन हो गए गलत, मतलब कैंसिल हो गए। अभी जो सेकंड स्टेटमेंट है कि अनेक देशों के लिए जलवायु परिवर्तन एक जटिल नीतिगत मुद्दा है और एक विकास का भी मुद्दा है। हाँ, तो ये सही है। अब जब दो सही है तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाता है। पर हम थर्ड ऑप्शन ये स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे ताकि क्लियरिटी हो जाए कि वित्तीय तरीके और साधन खोजने होंगे ताकि विकासशील देश अपनी अनुकूलन क्षमता बढ़ा सकें। तो ये आपको लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट के पैसेज में यहाँ पे, कि जो अधिकतर देश हैं, ठीक है, उनको निश्चित जलवायु परिवर्तन को वास्तविक खतरा के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो उनको सीमित संसाधनों को अधिक व्यापक और एकीकृत तरीके से प्रयोग करना होगा और उनका निवारण का प्रयास करना होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा सी भी सही होगा बाय स्टेटमेंट और बाय ऑप्शन। ये है हमारा इंग्लिश का पैसेज और ये क्वेश्चन और ये ऑप्शन सॉरी, ये गलती से यहाँ हमारा ऑप्शन और इसका आंसर है सी। तो ये हमारा दूसरा पैसेज,
ठीक है। और पैसेज में हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका कहता है क्वेश्चन कि सर्वाधिक तार्किक निर्णय आपको बताना है, मतलब सर्वाधिक निर्णायक और तार्किक निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष यानी कि जो पैसेज का क्रक्स है, ठीक है, जो कहना चाह रहा है वो क्या होगा। ठीक है, मिला करके जो छोटे पॉइंट्स में ऐसी बातें जो पूरे पैसेज को बयान करती है, ठीक है, उनके मेन पॉइंट्स को बताती है, मेन मायने बताती है, वो होता है। और इसके ट्रिक्स में आप ये ध्यान रख सकते हो कि निष्कर्ष जो होता है हमेशा वे फॉरवर्ड होता है, यानी कि आपको हमेशा पॉजिटिव साइन देगा कि कुछ ऐसे उम्मीद के तरीके के स्टेटमेंट होंगे निष्कर्ष में। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कहानी, किस्सा या कोई भी चीज़ें बताई जाती हैं तो आप उसका जो निष्कर्ष है, ठीक है, वो आप हमेशा लास्ट को बताते हो। ये आपको निष्कर्ष भी इसमें लास्ट में मिलेगा, अगर आप थोड़ी ट्रिक्स के हिसाब से मैं बताऊँ तो। और हमेशा आप पॉजिटिव चीज़ बताना चाहोगे कि इस चीज़ से आप क्या सीखते हो, इस तरीके का, जैसे छोटे बच्चों को कहानियाँ किससे बताते हैं इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं पैसेज को। पैसेज कहता है कि भारत में जैव मात्रा तथा कोयले से खाना पकाना स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारक है। तो ये प्रमुख कारक है कोयले और इस तरीके से लकड़ियों पर खाना पकाना। तथा निर्धन जन समुदाय की स्त्रियां तथा बच्चे सर्वाधिक जोखिम में हैं। सर्वाधिक जोखिम में वो हैं जो गरीब लोग हैं और जो वनरेबल कैटेगरी है, बच्चे और स्त्री। और इनसे प्रतिवर्ष जो है घरों में 10 लाख से अधिक असामयिक मृत्यु घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होता है। मतलब कि अब बहुत जल्द ही लोग मरने लगते हैं, मतलब अपने 50-60 साल की उम्र अगर एवरेज लेके चलते हैं तो वो उनसे कम ही सालों में इन प्रदूषणों की वजह से मर रहे हैं। और जो इस तरीके का ईंधन इस्तेमाल होता है उससे बाह्य वायु प्रदूषण भी होता है, जिससे 1.5 लाख अन्य मृत्युएं हो रही हैं। यद्यपि स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन जैसे एलपीजी, प्राकृतिक गैस, बिजली का उपयोग करने वाले भारतीय जन समुदाय का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये सीमित है। प्रदूषक ठोस ईंधन को प्रमुख खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग में लाने वाली जनसंख्या लगभग 30 वर्षों से 70 करोड़ पर स्थिर है। यानी मिलाकर के इस पैसेज का जो क्रक्स है वो ये बताया जा रहा है कि पुराने तरीके जो परंपरागत थे, कोयला और लकड़ी पे खाना बनाना, वो जो है उपयोग करने वाले जो लोग हैं वो हैं निर्धन लोग। ठीक है, उनसे जो इफ़ेक्ट होता है वो स्त्री और बच्चे हैं। और घरेलू स्तर पे इनमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। और बाहर जो वायु प्रदूषण हो रहा है उनसे भी लोगों की मृत्यु हो रही है। और एलपीजी और बिजली इस तरीके का जो उपकरण है इस्तेमाल करने के लिए जो है अभी जो जन समुदाय है, भारतीय जन समुदाय, उनकी संख्या सीमित है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन सीमित है। और बहुत लंबे समय से जो है 30 वर्षों से ही ये आंकड़ा बना हुआ है जो प्रदूषक ठोस ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो अब चलिए देखते हैं कि इस आधार पे हमारा कौन सा पैसेज को ज़्यादा सटीकता से निष्कर्षित करता है। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या कहता है क्वेश्चन का, कि ग्रामीण जन स्वास्थ्य खतरों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण प्रदूषक ठोस ईंधन के उपयोग को त्याग रहे हैं। क्या त्याग रहे हैं, ऐसी कोई बात कही गई है? नहीं ना। तो ऐसी कोई बात पैसेज में नहीं लिखी गई है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि हम पैसेज के आधार पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा जो क्वेश्चन कहना चाहता है, जैसे वहाँ पे कोई ट्रिक अगर लग रही है तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा ए कैंसिल हो जाता है। बी कहता है कि भारत में घर के अंदर के वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान खाना बनाने के स्वच्छ ईंधन के उपयोग को आर्थिक सहायता दे करके किया जा सकता है। आर्थिक सहायता के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है पैसेज में, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाता है। सी ऑप्शन जो दिया गया है कि भारत को प्राकृतिक गैसों के आयात को बढ़ावा देना चाहिए तथा अधिक बिजली उत्पादन करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो अलग मैटर है, ये पैसेज में लिखा ही नहीं है, तो ये हो गया कैंसिल। डी है कि निर्धन घरों में खाना बनाने की गैस तक उनकी पहुंच बना करके असामयिक जो मृत्यु है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पैसेज का क्रक्स जो सबसे तार्किक है वो ये है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अब हम देखते हैं पैसेज थर्ड को और पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन कि क्या कहता है। तो कैसे क्वेश्चन कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ, यानी कि पैसेज में छुपा हुआ जो अर्थ है, पैसेज जो कहना चाह रहा है, ठीक है,
वो क्या है, क्रक्स क्या है, ठीक है, अर्थ है पूछा। तो पैसेज में लिखा है कि वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं, ठीक है, लेकिन सभी बड़ी चीज़ों के साथ ऐसा ही है, जो भी बड़ी चीज़ें हैं उनके साथ ऐसी संकट उपलब्ध हैं। उन संकटों के परे जिनके द्वारा यह ज्ञान वर्तमान को डराता है, एक संभावित सुखी विश्व जो कि गरीबी रहित है, युद्ध रहित है, रोग मुक्त है, का भविष्य निरूपण विजन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। जो और किसी से नहीं हो सकता, विज्ञान के चाहे कोई भी अप्रिय परिणाम कोई भी अप्रिय परिणाम हो सकते हों, वह अपनी विशेष प्रकृति में मुक्तिदाता है। यानी कि इस पैसेज का कहने का जो मतलब है कि एक विज़न ओरिएंटेड है और विज्ञान के अपने ही संकट हैं, और कोई भी बड़ी चीज़ होती है उसके साथ ऐसे संकट पाए जाते हैं, और मतलब इनके साथ प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, ठीक है, होती हैं बड़ी कल्पनाओं, बड़े बड़े चीज़ों के साथ ऐसी प्रॉब्लम संकट भी आती है, लेकिन जो इसका मूल है, जो मूल विशेषता है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो है एक मुक्तिदाता के रूप में, ठीक है, पॉजिटिव है। तो चलिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें जो अर्थ है, कोई सलाह नहीं दी जा रही, निष्कर्ष अलग होता है और अर्थ अलग होता है। निष्कर्ष में वे फॉरवर्ड दिया जाता है और निहितार्थ में सिर्फ अर्थ मीनिंग बताया जाता है, सलाह नहीं देते अलग से। तो ऑप्शन ए कहता है कि सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है। हाँ, सुखी विश्व विज्ञान का तो स्वप्न है ही, यहाँ पे आपको मिल जाता है नीचे लिखा हुआ कि विजन, अच्छे भविष्य और ये से युद्ध रहित, रोग मुक्त, गरीब रहित, इस तरीके की संभावना जो है वो विज्ञान की तरफ से देखा जाता है, और ये मूल प्रकृति में अपना मुक्ति जाता है। पर हम देखते हैं कि और क्या सटीकता निहितार्थ छिपा हुआ है महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन बी जो है कहता है कि विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है, लेकिन यह अकेला बड़ा संकट भी है। विज्ञान ही, ठीक है, मतलब ओनली वाला सेंस आ रहा है, एकमात्र, यही वजह विज्ञान से ही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ना ही हमारा पैसेज जैसा कह रहा है, और ये एक्सट्रीम वर्ड है, इस वजह से हमारा बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सी में क्या कहते हैं कि विज्ञान के बिना सुखी विश्व संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब विज्ञान नहीं था तभी विश्व था, और ये पैसेज में लिखी भी नहीं गई है, संभव नहीं है, ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। डी है कि सुखी विश्व का होना बिल्कुल संभव नहीं है, और विज्ञान हो या ना हो, तो ये तो है ही नहीं, इसको तो सीधा सीधा गलत कर दोगे। तो हमारा ए जो है वो आंसर है, ये बड़ा इजी से क्वेश्चन था। अब देखते हैं पैसेज 4 क्या कहता है, और उससे पहले हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण निहित जो अर्थ है, ठीक है, जो इसके अंदर छिपा हुआ अर्थ है, वो क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पैसेज कहता है कि आर्कटिक के जीवाश्म ईंधन, मत्स्य और खनिजों के विपुल भंडार अब वर्ष में कहीं अधिक लंबे समय तक सुलभ हैं, ठीक है। जो आर्कटिक रीजन में थे, इन सभी खनिजों और मत्स्य ईंधन का जो भंडार है वो कहीं और लंबे समय तक सुलभ है, लेकिन अंटार्कटिका, जो कि शीत युद्ध कोल्ड वॉर के दौरान हुई अंटार्कटिक संधि के कारण शोषण से संरक्षित है, ठीक है, और किसी भी देश द्वारा किए जाने वाले राज्य क्षेत्रीय दबावों के अंतर्गत नहीं आता। इसके विपरीत आर्कटिक को औद्योगिकरण से सुरक्षित करने के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है। ये आर्कटिक के बारे में है, विशेषकर उस समय जब विश्व अधिक से अधिक संसाधनों के लिए ललायित है। हिमयुक्त ग्रीष्म की सुस्पष्ट संभावनाओं ने आर्कटिक तट वाले जो देशों को पिघलते सागर के बड़े खंडरों की छिना झपटी के लिए उत्साहित किया है। यानी कि तो पूरे पैसेज में ये कहा जा रहा है कि जैसे ये एक मिनट, जैसे ये पृथ्वी है, इसका ऊपर का जो रीजन है वो आर्कटिक है, ये नीचे का रीजन अंटार्कटिक है, ठीक है। तो इस पैसेज में कहा जा रहा है कि ऐसे जगहों पे जहाँ पे बर्फ़ की चादरें हैं या उनके नीचे में बहुत प्रकार के जीवाश्म ईंधन और ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन आर्कटिक वाले में ना ऐसे है कि वहाँ पे खुली छूट है, ठीक है।
तो वहाँ पे लोग ज़्यादा उसको छेड़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, उत्खनन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे राष्ट्रीय क्षेत्रीय दबाव का कोई जो है ना अंतर्गत नहीं आता, ठीक। और जो अंटार्कटिक है, ठीक है, वहाँ पे कोल्ड वॉर के दौरान जो है संधि की गई थी, जिसके द्वारा कि यहाँ पे कोई भी जो राज्य क्षेत्र है वो अपना दावा नहीं करता है, ठीक है। तो और वहाँ पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं होती। और अभी के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संसाधनों की, उस टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा दुरुपयोग जो है वो आर्कटिक रीजन का हो रहा है, तो जो कि प्रॉब्लम है। तो चलिए अब देखते हैं इस आधार पर क्या आता है निष्कर्ष, ओह सॉरी, नियतार्थ। तो ऑप्शन जो ए है वो कहता है भारत आर्कटिक प्रदेश में राज्य क्षेत्रीय दावे कर सकता है और उसके संसाधनों तक उसकी मुक्त पहुंच हो सकती है। तो क्या है ये इसका आंसर हो सकता है? नहीं, यहाँ पे भारत को, यहाँ पे वैसे तो दावा सभी कर रहे हैं, बट हम इसका निहितार्थ क्या हो सकता है सबसे महत्वपूर्ण। चलो आगे बढ़ते हैं। बी कहता है कि आर्कटिक में ग्रीष्म हिम का पिघलना भू राजनीतिक में परिवर्तन का कारण बनता है। हाँ, ये लगभग सही है, पर हम आगे भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्योंकि हमको सबसे महत्वपूर्ण ढूंढना है। तो सबसे महत्वपूर्ण ढूंढना है तो इसका मतलब ये है कि आप सारे पढ़ें, तब आपको सबसे महत्वपूर्ण आप कंपेयर कर पाओगे। इसका मतलब यही है कि आपको सारे पढ़ने हैं। सी ऑप्शन कहता है कि आर्कटिक क्षेत्र भविष्य में विश्व के संसाधनों की कमी की भारी समस्याओं को सुलझाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आर्कटिक क्षेत्र ही ऐसा करेगा, ठीक है। अंटार्कटिका भी कर सकता है मिला करके, लेकिन यहाँ पे इसकी छीना झपटी हो रही है, इस हिसाब से तो ये सी तो बिल्कुल नहीं बैठता। डी कहता है कि आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका से अधिक संसाधन है। ऐसा नहीं है, अंटार्कटिका को संधि के कारण छेड़ा नहीं जा सकता ज़्यादा, तो आर्कटिक की तरफ लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ए और बी में से बी ज़्यादा सटीक है। कैसे? क्योंकि इस बारे में कुछ भी दिया नहीं गया है और ये निष्कर्ष के तौर पे है, हम निकाल नहीं सकते, हमें अर्थ निकालना है, ठीक है। तो अर्थ के तौर पे हमारा बी ऑप्शन सही है कि आर्कटिक में ग्रीष्म हिम का पिघलना भू राजनीतिक में परिवर्तनों का कारण बनता है। इसका यहाँ पे आप सबूत देख सकते हो कि हिम मुक्त ग्रीष्म की सुस्पष्टता संभावना है। आर्कटिक तट वाले देशों को पिघलते सागर के बड़े खंडों की छीना झपटी के लिए उत्साहित कर रहा है। अब ये छीना झपटी होगा तो क्या होगा? भू राजनीतिक परिवर्तन आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा बी सही है। और ये है इंग्लिश का पैसेज 2, ये क्वेश्चन, और इसमें हमने क्या आंसर लगाया था? पैसेज 2 का हमारा डी ऑप्शन सही था। हाँ, ये है डी। और पैसेज 3 का हमारा ऑप्शन क्या सही था? हमारा ये ऑप्शन सही था। और पैसेज 4 का हमारा ऑप्शन बी सही है। और हमारा नेक्स्ट पैसेज 5 ये क्या कहता है? तो हमारा इसमें क्वेश्चन पूछता है कि निर्णायक संदेश देता है पैसेज, क्या है वो निर्णायक संदेश, ठीक है। तो संदेश हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वे फॉरवर्ड होगा क्योंकि कुछ ना कुछ सीख देने के उद्देश्य से दिया जाता है, ठीक है। तो सीख छिपी होगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या है मामला। तो WTO का सदस्य होने के कारण भारत उन समझौतों से बंधा हुआ है जिन पर भारत समेत इनके सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, एवं अनुसमर्थन किया है। समझा जाता है कि कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुसार कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने से विकृति आ जाएगी और इसे सीमाओं के अधीन रखा गया है। न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है यानी कि MSP जो है, ठीक है, उत्पन्न आर्थिक सहायता विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और भारत के जो PDS हैं, ठीक है, उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य का सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग आवश्यक है क्योंकि भारत में ये ज़रूरी है। यह संभव है कि कुछ वर्षों में उत्पादकों
को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक बढ़ जाए। ओके, तो पूरे इसमें दिया जा रहा है कि WTO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे भारत ने हस्ताक्षर किए हैं और इस हस्ताक्षर के अनुसार ये बताया गया है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में जो आवश्यकता है जो सार्वजनिक खाद्य की, उसको स्टॉक होल्डिंग करने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि भविष्य में हम इन उत्पादकों को जो आर्थिक समर्थन मूल्य है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करें, 10% से अधिक करें, जबकि WTO के अनुसार ये उनके नियमों का उल्लंघन होगा। तो चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट 1 वो क्या कहता है कि भारत को अपने PDS को संशोधित करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि संशोधन करना चाहिए। B है कि भारत को WTO का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, ये नेगेटिव है। मैंने बोला था संदेश जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता। C ऑप्शन है कि भारत के लिए खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है। हाँ, करती तो है। D ऑप्शन है कि भारत में जो गरीबों को है खाद्य सुरक्षा देता है। तो नहीं, ये बात है, लेकिन ये जो है ये निर्णायक आपको जो संदेश है वो दिखेगा, ये अधूरा लग रहा है। यहाँ पे ये बात भी समाहित है। तो अब ये बात को कैसे जस्टिफाई करते हैं कि भारत के लिए खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है। तो खाद्य सुरक्षा ज़रूरी है, इसलिए वो शायद भविष्य में इनका ना 10% से अधिक इनको MSP देना होगा। और WTO से जो उन्होंने कर रखा है आपको हस्ताक्षर, उसके अकॉर्डिंग आपको व्यापार में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच टकराव है। तो ये आपको निर्णायक संदेश है यहाँ पे। अब देखते हैं कि हमारा जो ये पैसेज 6 है वो क्या कहता है। और उससे पहले हम क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्व धारणा क्या है, यानी कि कल्पना क्या होगी। ठीक है, अब क्या अजम्पशन आपका है वो क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं पैसेज को। तो भारत की शिक्षा प्रणाली उस व्यापक शिक्षा प्रणाली के नमूने पर बनी है जो यूरोप में 19वीं सेंचुरी में विकसित हुई और बाद में विश्व में फैल गई। इस व्यवस्था का उद्देश्य जो है कि बच्चों को अच्छे नागरिक और उत्पादक श्रमिक के रूप में अनुकूलित किया जाए। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य है। यह व्यवस्था औद्योगिक युग के लिए उपयुक्त थी, जिसमें सीमित क्षमताएं वाले जो अनुपालन करता श्रमिकों की लगातार पूर्ति की मांग करती थी। ये उस टाइम पे वैसे पढ़ाई कराते थे जिसके लिए औद्योगिक युग में उनकी आवश्यकता बहुत थी। हमारे शिक्षण संस्थाएं ऐसे कारखानों की तरह हैं जिनमें घंटियां होती हैं, वर्दियां होती हैं और शिक्षार्थियों के जस्ते तैयार किए जाते हैं। और ऐसे शिक्षार्थी जो अनुपालन के लिए ही बनाए जा रहे हैं, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से वर्तमान वातावरण पूर्णतः भिन्न है, यानी मूलतः मजदूर के तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। यह एक जटिल, अस्थिर एवं भूमंडलीय रूप से अंतर संबंधित संसार है। ठीक, तो अब देखते हैं कि कल्पना क्या की जा सकती है, क्योंकि इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि शिक्षा प्रणाली जो है बहुत पुरानी है और औद्योगिक टाइम की है, और उस टाइम पे जो बनाने का उद्देश्य था वो अच्छे नागरिक और उत्पादक श्रमिक के रूप में अनुकूलित किया जाता था। लेकिन आज के जो वर्तमान में स्थिति है वो आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्णतः भिन्न है। ठीक, और ये जटिल है, अस्थिर है, भूमंडलीय, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंकिंग बन रही है। तो चलिए देखते हैं कि पूर्व धारणा क्या हो सकती है इसकी। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या कहता है कि भारत अपनी त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण तत्वतः विकासशील देश बना हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ना ही ये पैसेज में लिखा गया। और विकासशील बने रहने के और भी कई कारण हैं, केवल ये नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा A ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो गया। तो अब B तो मतलब सही है, तो हम C देख लेते हैं, थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट जो 2 है वो तो सही है ही। अब हम 3 को क्लियरफाई करते हैं कि काफ़ी संख्या में भारतीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ विकसित देशों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ की शिक्षा प्रणाली उन समाजों को पूर्ण प्रतिबिंब है जिसमें कार्य करती है। ऐसी कोई बकवास बात इसमें ली नहीं गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो B ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट पैसेज 7 और उसका क्वेश्चन। 7 का क्वेश्चन जो है वो कहता है कि सर्वाधिक
तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष निकालना है यानी कि क्रक्स निकालना है, और उसके साथ आपका थोड़ा सा वे फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। आहार नियंत्रण यानी डाइटिंग का प्रचलन महामारी बन चुका है। हर कोई एक श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करने के तरीके की तलाश में है। हम सभी संजातीयता, अनुवांशिकी, पारिवारिक इतिहास, लिंग, आयु, शारीरिक और मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली एवं वरीयता के संदर्भ में भिन्न हैं। सभी लोग अलग अलग हैं। इस कारण जो है से हम किस आहार को सहन कर सकते हैं या किस आहार के प्रति संवेदनशील हैं, इस मामले में भी भिन्नता है। अतः हम वास्तव में अनेक जटिलताओं में कमी एक आहार या आहार पुस्तिका में नहीं ला सकते कि हम सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन एक ही वे या आहार पुस्तिका में या आहार में कमी को नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, यह विश्व भर में मोटापे का नियंत्रण करने में आहारों यानी डाइट की विफलता को स्पष्ट करता है। तो ये जो स्पष्ट करता है कि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं है, इस वजह से मोटापे पर जो नियंत्रण है वो विफल हो रहे हैं, क्योंकि हम एक ही वे को फॉलो कर रहे हैं। जब तक वज़न बढ़ने के कारणों को भली भांति समझा नहीं जाएगा, वज़न बढ़ने के कारणों को भली भांति नहीं समझा जाएगा और उन्हें दूर नहीं किया जाएगा, और जब तक आदतों को अस्थायी तौर पर बदला नहीं जाएगा, कोई भी आहार शायद सफल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल सा था। पहला ऑप्शन है कि मोटापा विश्व भर में एक महामारी बन गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। बी है कि बहुत से लोग श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करने की धुन में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन क्या इसका निष्कर्ष ये हो सकता है? सर्वाधिक तार्किक। चलिए और पढ़ते हैं। सी है मोटापा जो तत्वतः एक असाध्य रोग है। नहीं, ऐसा नहीं, असाध्य रोग तो नहीं है। डी है कि मोटापे के लिए कोई पूर्ण आहार अथवा एक समाधान नहीं है। हाँ, तो ये हमारा निष्कर्ष सबसे ज़्यादा जो है तार्किक है। ये है हमारा पैसेज 8, और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक तार्किक, तर्कसंगत और निर्णायक, ठीक है, संदेश क्या हो सकता है? संदेश यानी कि वे फॉरवर्ड प्लस पॉजिटिविटी। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो हमारा जो पैसेज है वो कहता है कि एक धान्य कृषि करने में बड़ा जोखिम है, यानी कि एक प्रकार की कृषि करने में बड़ा जोखिम है। कोई एकमात्र रोग या पीड़क विश्व भर के खाद्य उत्पादों की कतारों का समूल नाश कर सकता है। यानी कि अगर एक ही तरीके के, एक ही प्रकृति के होंगे, तो कोई भी एक ऐसा रोग आएगा जो सबको ही एक साथ ही विनाश कर सकता है। एक भव्यप्रद संभावना यह है कि इसी की बढ़ती हुई और अपेक्षाकृत धनाढ्य जनसंख्या 2050 तक 70% और अधिक खाद्य का उपभोग करेगी। ठीक है, परिवर्तित होती जलवायु से यह जोखिम और अधिक बढ़ गया है। जैसे जैसे ग्रह गर्म होगा और मानसून वर्षा में तीव्रता आएगी, एशिया की जो कृषि भूमियां हैं वो बाढ़ग्रस्त हो जाएंगी। उत्तरी अमेरिका को अधिक गहन सूखे का सामना करना होगा और फसल के रोग नए परिणामों तक विस्तारित हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर एक ही तरीके की आप कृषि करेंगे तो इसमें रिस्क है। क्या क्या रिस्क बताए गए हैं कि उनको बहुत सारे, कोई भी एक रोग इनको पूरी तरीके से नाश कर सकता है। ठीक है, और 2070 तक तो अधिक खाद्य की उपभोक्ता बढ़ जाएगी क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। जलवायु का भी जोखिम बढ़ा हुआ है, तो इसको नुकसान है एक तरीके की कृषि करने में। ठीक है, तो अब देखते हैं सलाह रूपी क्या हो सकता है निर्णय। तो हमारा ऑप्शन ए जो कहता है कि फसल अनुवांशिक विविधता को सुरक्षित रखना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के विरुद्ध बीमा है। तो ये तो सही लग रहा है, पर हमको सर्वाधिक तार्किक ढूंढना है, तो हम और भी पढ़ेंगे। तो बी कहता है कि बहुत अधिक जोखिम होने के बावजूद विश्व में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय जो है वो एक धान्य कृषि ही है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। नेगेटिव मैसेज नहीं दे सकते और ये एक्सट्रीम वर्ड है, तो इस हिसाब से भी कैंसिल हो जाता है। सी ऑप्शन क्या कहता है कि अधिक से अधिक अनुवांशिक तौर पर रूपांतरित फसलें ही केवल संकीर्ण खाद्य कमी से विश्व की रक्षा कर सकती है। तो क्या केवल यही है? नहीं, हमें बैलेंस करना होगा, तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, कैंसिल हो जाएगा। डी क्या कहता है कि जलवायु परिवर्तन और तत्जनित
खाद्य की कमी से एशिया और उत्तरी अमेरिका सबसे बुरी तरीके से आक्रांत होंगे। तो ये आक्रांत होंगे नहीं होंगे, ये इसमें संदेश थोड़ी भेजा जाएगा इस तरीके का नेगेटिव संदेश, पॉजिटिव होगा, वे फॉरवर्ड होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो ए ऑप्शन है, फसल अनुवांशिक विविधता को सुरक्षित रखना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के विरुद्ध बीमा है। तो ये हमारा सबसे सटीक और सही आंसर है। तो ये हमारा इंग्लिश का पैसेज 5, उसके क्वेश्चन 6, उसके क्वेश्चन और ये 7 और उसके रिलेटेड क्वेश्चन और ये पैसेज 8 और क्वेश्चन, इसमें तो ऑप्शन ए भी है। और हम मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट और पैसेजेस अगर बाकी हैं इसके।